हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए माइंड मैप सेशन के साथ। तो बेटा यहाँ से अपनी मैग्नेटिज्म की यूनिट अभी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जो पहला चैप्टर होता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है पूरा ही मैग्नेटिज्म। अगर आप देखोगे ये चैप्टर, इसके बाद वाला मैग्नेटिज्म एंड मैटर और उसके बाद वाला ईएमआई, ये तीनों चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर योर बोर्ड सिलेबस। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले अपन ने देखा है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या देखा कि अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, अगर मैंने उसके पास से एक चार्ज फेंका है तो उसके ऊपर फोर्स लगा था। मतलब when a charged particle is in motion near the current carrying wire it experiences force। तो हमें क्या पता है पिछले नॉलेज से, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है, वहां पे अपने को ये पता चला था सर आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर, अगर आप करंट कैरिंग वायर को देखते हो तो उसके जो है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है। यस सर, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इस पे फोर्स क्यों लगा? ये मूव क्यों किया? एक चार्ज पे डिफ्लेक्शन क्यों आई? जब भी मैंने एक मूविंग चार्ज फेंका करंट कैरिंग वायर से तो वहां पे फोर्स लगा, मतलब वहां पे कुछ तो फील्ड हुई होगी। यस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सर अंदर का क्या कहना है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकती है अगर मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है। अगर नॉन आइसोलेटेड या फिर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस सर, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि करंट कैरिंग वायर के साइड पे मैंने वेलोसिटी के साथ एक चार्ज पार्टिकल को फेंका तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो ये फोर्स क्या हो सकता है? सर फोर्स मस्ट बी ड्यू टू अ फील्ड। तो ये कौन सी फील्ड थी? ये थी बी। दिस वाज बी। बी का मतलब क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? बी का मतलब क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखी। अगर सर चार्ज हमारा रेस्ट पे होता तो क्या आता? सर अगर हमारा Q जो है वो रेस्ट पे होता तो क्या होता? सर अगर Q जो रेस्ट पे होता तो उस पे फोर्स जीरो लग रहा था। वैसे अपन ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो सर फोर्स उसमें जीरो लगेगा, कि ऐसे अपन ने एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो ये है अपना ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहां से अपने को समझ में आया कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड कुछ फील्ड होती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा। यस सर। तो अपन क्या अभी बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, अपन यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर की वजह से। यस, तो पहले अपन समझते हैं, यहाँ पे मेरे पास देखो, पहले अपन क्या समझते हैं? राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप अपना थंब रखोगे। यस सर, हमने रख दिया। और एक कर्ल करोगे फिंगर्स को। कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, अगर इस डायरेक्शन में मेरे पास करंट है और मैंने ऐसे कर्ल कर दिया तो इस सर्कुलर फॉर्म्स में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। यस सर, एज हमने देखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। जैसे मैं अभी आगे वाली चैप्टर में आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। यस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है place your thumb in the direction of the current and curl the fingers. The curling of the fingers will represent the direction of the magnetic field. Okay, yes sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी करंट कैरिंग वायर है, इस तरफ आपका करंट जा रहा है, मैंने थंब रखा करंट के पास और यहाँ पे मैंने कर्ल किए फिंगर्स, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आई? मैग्नेटिक फील्ड आई। यस सर, तो यहाँ पे आप अगर एक ही पॉइंट पे, अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा सर, हमारी उंगलियां अंदर जा रही है, देखो यहाँ पे आपकी उंगलियां कहां पे जा रही है? अंदर। तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? क्रॉस में। क्रॉस जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब होगा इनवर्ट्स, मतलब ये बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर आपको इस पॉइंट पे देखना है तो आपको लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना, आपको राइट हैंड ही लेना है और यहां से घुमा के अंदर गई होगी, फिर यहां से बाहर आई होगी, ऐसे देखो बाहर आ रही है।
तो यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट अपन करते हैं इसे। अगर मैंने क्रॉस बोला तो वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मैंने डॉट बोला तो वो आउटवर्ड आपकी तरफ आती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस सर, समझ में आ गया। ये कैसे अपन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। यस सर, ये राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। थंब की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। कर्लिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक पॉइंट पे अपने को निकालना है तो अपन उस पॉइंट पे अपना कर्ल करेंगे फिंगर्स। जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ आ रही थी, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है। यस, सबको समझ में आ गई बात। यस सर, यहाँ पे क्या है, जो बी है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने कॉन्सेंट्रिक लूप्स बना लिए, यहाँ पे से लूप्स बना लिया है करंट कैरिंग वायर के अराउंड। इसने क्या कर लिए, लूप्स बना लिए। ऐसे आपने सिंपल फेमस एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे जहां पे अगर आपने सॉफ्ट आयरन पार्टिकल्स डाले तो वो उसी फॉर्म में अरेंज हो जाते थे। यस सर, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो वैसे ये अरेंज क्यों हो जा रहा है, इन कॉन्सेंट्रिक लूप्स में ये आपके अरेंज हो जाते हैं क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक लूप्स आपका करंट कैरिंग वायर पे बनाता है। अगर आप यहाँ पे कार्डबोर्ड प्लेस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर ये सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनाते हैं। यस सर, समझ में आ गया डायरेक्शन इसका। यस सर, हमें इसका डायरेक्शन तो समझ में आ गया। ओके यस सर। तो उसके बाद अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, दैट इज योर बायो-सेवर्ट लॉ या फिर बायोट-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे क्या होता है, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि सपोज इसमें करंट कैरिंग वायर है तो उन्होंने एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं बताई थी, उन्होंने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई थी ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। यहाँ पे अपन एक एलिमेंट लिखा हुआ है दैट इज आईडीएल। यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है भाई साहब, आप देखोगे अच्छे से तो दिस इज योर एलिमेंट, आईडीएल एलिमेंट अपन यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये अपन एक वेक्टर एलिमेंट लिया हुआ है। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी। अपने को वहां से एक r डिस्टेंस पे, सर व्हाट इज द r इज द पोजीशन वेक्टर, वहां से आपको एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। सर हम तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे, करंट की तरफ हाथ रखो और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हाथ मारो तो ये कहां पे आ रहा है, अंदर आ रहा है। यस सर, तो यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस सर, तो ये करेक्ट कर लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हुई। सबको समझ में आई? यस सर, सबको समझ में आई। उसके बाद सर ये उन्होंने वैल्यू क्या बताई, उन्होंने यहाँ पे वैल्यू क्या बताई, उनकी वैल्यू आई थी कि छोटी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट है, आईडीएल वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी सर, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उन्होंने क्या बोला, इसका जो स्केलर वैल्यू आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, इसका जो स्केलर वैल्यू आएगा, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वो डायरेक्टली पूछ सकता है स्केलर और वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो स्केलर फॉर्म अपने पास क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यस सर, तो यहां पे सर साइन थीटा का टर्म आ रहा है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यस, तो क्या बोला मैंने, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यस सर, समझ में आ गई ये बात। ओके सर, ये अपने पास क्या होता है, स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। समझ में आ गया सबको? यस, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। सर ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है, यहां पे देखो इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7 इसकी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्या होती है वैल्यू, 10 टू द पावर -7। ये लगभग आपका एक कांस्टेंट की तरह अपन ट्रीट करते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। म्यू नॉट आपका क्या होता है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट आपका क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यस सर, तो ये स्केलर फॉर्म सबको समझ में आया? यस सर। दूसरा आपका कहां से सवाल पूछ सकता है, वो दूसरा सवाल आपका पूछ सकता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ से। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा सर, साइन थीटा किस में आता है सर, साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, इसलिए अपन यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आप यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आपका आर क्यूब आ रहा है। सर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट खोला तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो आईडीएल आर साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, इसलिए नीचे आर स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो आप ऊपर से ये वेरीफाई भी कर सकते हो, तो स्केलर फॉर्म में हमारे पास आर स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने वहां पे मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अपन ने एग्जैक्ट वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटा आर क्यूब। यस, सबको समझ में आ गया? रिपीट किया भाई क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आपको पूछा जाता है। यस, इट इज आस्क्ड
मेनी टाइम्स। ओके सर, यस सर। उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं क्या आपने एक्स्ट्रा सर यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा मैंने बस यहाँ पे इससे ही मॉडिफाई कर दिया है। जैसे आर वेक्टर क्या होता है, इट इज द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, मतलब आर दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड आर कैप दैट इज द डायरेक्शन। तो सर अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर को क्या लिखूंगा, मैं आर कैप, तो एक आर से एक आर कट हो जाएगा, तो आर कैप की भी फॉर्म में मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूं। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आपको ये दिया होगा कि दिस रिप्रेजेंट बायोट-सैवर्ट लॉ, तो यस ये भी रिप्रेजेंट करता है बायोट-सैवर्ट लॉ को। यस, तो अपन ने मेजरली अपन स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ अपन ने पढ़ लिया और वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ लिया। यस सर, सबको ये बात समझ में आई? यस सर, सबको ये बात समझ में आई। अगर तुम स्केलर फॉर्म को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो जो ये बायोट-सैवर्ट लॉ है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कूलम्स लॉ जो था वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था, वैसे ही ये जो है बायोट-सैवर्ट लॉ वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। यस सर। उसके बाद नीचे देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ वेक्टर सोर्स। यस, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पे अपन वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज आइडियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यस सर, आपने बताई थी, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इट इज अ वेक्टर सोर्स की वजह से ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप ध्यान से याद करोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्केलर सोर्स, whereas magnetic field over here is produced from a vector source, ideal vector। yes, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में और इसमें क्या डिफरेंस है? यस सर, हमें समझ में आता है। ओके सर, तो सर डी की डायरेक्शन तो हमने यहां पे निकाल दी है, दैट इज क्रॉस में सिंपल हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया। यस, तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है, इसलिए बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे सर? यहां पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है? आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो पहला वेक्टर आपका क्या होगा सर? ये होगा। दूसरा वेक्टर आपके पास क्या होगा? ये होगा। तो इसे कैसे करेंगे? आइडियल वेक्टर की तरफ हाथ रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ ऐसे हाथ आपको मार रहे हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ आपको ऐसे हाथ मार रहे हैं। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सर हमारा थंब तो अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। इट इज सेम एज दैट ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट हैंड थंब रूल आप यहां पे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप क्या यूज कर सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो और दूसरे वेक्टर को ऐसे उसके तरफ आपका हाथ लेके जाओ, तो आपका जो थंब है वो डायरेक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, समझ में आ गया? या फिर आपकी कन्वेंशनल मेथड भी आप यूज कर सकते हो जो आपने पढ़ा होगा। यस, कि सर पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल फिंगर करो, थंब रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही बहुत सारे तरीके होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने को। आपको कौन सा सूटेबल है वो आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको कर्लिंग वाला बता दिया और ऐसे ऐसे करना वाला बता दिया। पाम मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आर वेक्टर। तो पहला वेक्टर ऐसे रखो, पाम को आपको आर वेक्टर की तरफ लेके जाना है, थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आया? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। यस सर, तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल वेक्टर एज वेल एज द आर वेक्टर। ये तो सिंपल मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का आपको एप्लीकेशन बताया हुआ है, सिंपल मैंने यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताया हुआ है। यस सर, ओके सर। उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिखा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर की, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10 टू द पावर -7। ये जो है ये कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं यहां पे उसे के भी लिख सकता हूं। मतलब आगे जब भी मैं मैग्नेटिज्म या इन मैटर या फिर आगे किसी भी इस पे अगर आपको मैग्नेटिज्म में मैंने के लिखा हुआ मिल जाए तो आपको वो क्या मानना है, उसे आपको उसे क्या मानना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई उसे आपको मानना है। यस सर, ठीक है। तो यहां पे अगर के मैंने मैग्नेटिज्म में लिख दिया तो वो म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर -7 होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने के लिख दिया तो वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यस, तो ये कांस्टेंट की तरफ अपन ट्रीट करते हैं क्योंकि इतना बड़ा कौन ही लिखेगा। यस सर, के अपन यहां पे लिख लिया। ओके सर,
क्या ये आपको समझ में आए पूरा? ये बायो-सैवर्ट लॉ है, यहां से ज्यादा सवाल पूछे जाने के चांसेस है। पहले आपको पूछ सकता है स्केलर फॉर्म, सर हमें आता है। वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है, यस सर। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यस सर। इट इज ड्यू टू अ वेक्टर सोर्स आइडियल वेक्टर, यस सर। उसके बाद सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे या फिर राइट हैंड थंब रूल से निकाल देंगे। बिल्कुल सही, हो गया पूरा कवर, ओके सर। उसके बाद अपने पास होता है करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप आपका क्या होता है, बायो-सैवर्ट लॉ का ही आपके डेरिवेशन, इसका आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अपन इसे किसका डेरिवेशन करते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन करके अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। ये क्या सर, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। इट इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो सर इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है सर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ आई करंट, और जहां पे निकालना है वहां पे आपका एक हाथ मारो। सर यहां पे भी अंदर की तरफ आ रहा है, यहां पे अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या होगा, क्रॉस होगा। यस सर, क्रॉस होगा, यस। अगर आपको करंट देख के बस निकालना है विदाउट डूइंग राइट हैंड थंब रूल, तो आपको क्या करना होगा, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या करंट अगर आपका क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड होगी, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड होगी। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो सिंपल आपको याद रखो राइट हैंड थंब रूल, जो अपन पीछे से पूरा करके आ रहे हैं। यस सर, यस सर। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सर, ओ पे, मतलब सेंटर पे अपन यहां पे निकाल रहे हैं, ओ इज द सेंटर। तो आपसे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ एट द सेंटर। तो यहां पे आपको याद रखना होगा म्यू नॉट आई बाय 2r। यहां पे पाई का टर्म नहीं आता, सर्कुलर के केस में अपन पाई का टर्म यूज नहीं करते। यहां पे क्या आता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। सिंपली लिखो म्यू नॉट आई बाय 2r। समझ में आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2r अपन यूज करेंगे, ठीक है सर। सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या यूज करेंगे, अरे म्यू नॉट की वैल्यू तुम यहां से फाइंड कर सकते हो। सर म्यू नॉट हमारा हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। समझ में आ गया सबको, यस। एक ही वैल्यू याद रखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7 होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। ओके, सबको समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला यूज कर सकता है, सेंटर पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे सर, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा। अगर ये भी यूज नहीं करना है तो सिंपल राइट हैंड थंब रूल, जो अपन सब में अब तक यूज करते आ रहे हैं। यस सर, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। यहां पे पाई का टर्म नहीं होगा, सर्कुलर के केस में नीचे पाई का टर्म नहीं आता है। ओके सर, ये देख लो भाई, ठीक है। पहला अपन ने कवर कर लिया है पेज अच्छे से, ओके, ठीक है। हाँ, ये अपना एक इंपॉर्टेंट पेज आता है, दैट इज केसेस। केसेस से आपके हमेशा सवाल पूछते हैं, वेदर इट विल बी एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछ ले या फिर 1 मार्कर के फॉर्म में आपसे वो पूछ सकता है। केसेस आपके पास क्या हो सकते हैं सर, वही सर्कुलर लूप के, मतलब सर्कुलर लूप के अभी अपन डीप में जा रहे हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया सर, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, उसके बाद मैंने क्या बताया सर, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r होगी। यस, अभी अपन उसके डिटेल माइक्रोस्कोपिक केसेस में जाते हैं। ओके सर। सर एक सर्कुलर लूप है, has n turns keeping the radius constant। अगर मैंने रेडियस कांस्टेंट रखा तो क्या होगा सेंटर पे, अगर मैं रेडियस कांस्टेंट रख रहा हूं तो आप सिंपल मान सकते हो, अगर मेरे पास बैंगल्स है उन सबका रेडियस सेम होगा, सर्कुलर होते हैं। अगर एक के ऊपर मैं रखते जाऊंगा सर, आपके पास n बैंगल्स बन जाएंगी। अगर सबका करंट सेम है, वैसे करंट सब में सेम होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, सेंटर पे तो n टाइम्स हो जाएगी, सिंपल सी बात है, n टाइम्स होनी चाहिए। यस, यहां पे भी n टाइम्स ही हो जाएगी, क्योंकि आपने रेडियस सेम रखा है इसलिए आपकी n टाइम्स हो जाएगी। जितनी एक से आ रही थी उतने n से आ जाएगी, तो आप n टाइम्स कर दीजिए जो अपनी प्रीवियस वैल्यू थी, दैट इज n इनटू म्यू नॉट आई बाय 2r। यस, या फिर आप सिंपल याद रख सकते हो n इनटू बी नॉट। बी नॉट क्या है, आपकी ये वैल्यू जो सेंटर पे आई थी वो। यस सर, जो सेंटर पे आई थी वो। तो ये आपका पहला केस आपका कवर हो जाता है। ये केस जब भी उसने सवाल में दिया होगा रेडियस कांस्टेंट होगा तो आप सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा क्या केस हो सकता है, इसमें दूसरा एक केस हो सकता है, दैट इज लेंथ कांस्टेंट। उसने कह दिया लेंथ कांस्टेंट का केस है, मतलब रेडियस आप
कांस्टेंट नहीं होगी सर। अगर मेरे पास एक वायर है और मैं उसे n टर्न्स में रोल करता हूं तो आपको पता चलेगा कि सर बाद के रेडियस बहुत छोटे हो रहे हैं, रेडियस आर डिक्रीजिंग, तो रेडियस कितने गुना हो जाएगी सर, रेडियस n गुना कम हो जाएगा। अगर अपन ने n लूप्स बनाए हैं तो रेडियस n गुना कम हो जाएगा। यस, तो रेडियस विल बी डिक्रीज बाय n हो जाएगा। यस सर, तो आपके ऊपर किसका टर्म आएगा सर, पहले n का टर्म था, अभी रेडियस के अंदर भी n का टर्म आ गया है तो n ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको n स्क्वायर का टर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको n स्क्वायर का टर्म देखने को मिलेगा व्हेन आई केप्ट द लेंथ कांस्टेंट। लेंथ अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो रेडियस मेरा n गुना कम हो जाता है, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बी नॉट। यस, n स्क्वायर बी नॉट, बी नॉट क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो दो केसेस आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट केस आपके पास क्या है, फर्स्ट केस सर हमारे पास है रेडियस कांस्टेंट, वहां पे अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर लेंथ कांस्टेंट होगा तो अपन n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। यस सर, सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद अपन और ज्यादा डिटेल में चले गए, सर सर्कल ना दिया होगा और कोई आर्क दिया होगा तो उस केस में क्या करेंगे, देखना यहां पे ध्यान से, उस केस में क्या करेंगे, फॉर अ जनरलाइज्ड आर्क में अपन क्या करेंगे, सपोज हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, क्या कोई मुझे इसकी डायरेक्शन बता सकता है। यस सर, ये करंट तो कुछ हमारा इस तरफ जा रहा है, मतलब इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे सर डॉट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यस, तो एक टाइप के लोगों ने इसका आंसर ऐसे कर दिया, दूसरे टाइप के लोग क्या कहेंगे, सर आपने कहा था सब में राइट हैंड थंब रूल, मतलब अपन यहाँ पे थंब रखेंगे, सर इस इधर अंदर जा रहा है लेकिन इस तरफ बाहर आ रहा है, मतलब उनका भी डॉट में आ जाएगा। तो आप कौन से भी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो दोनों जो ग्रुप्स ऑफ लोग हैं उनका आंसर डॉट में ही आ जाएगा, दैट इज आउटवर्ड। यस, जिन्होंने राइट हैंड थंब रूल यूज किया उनका भी डॉट में आ गया, जिन्होंने सिंपल लॉजिक यूज किया, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो डॉट में आएगा, तो उनका भी सही आ गया। ओके सर, यहां पे क्या करेंगे सर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। यस सर, अगर कोई आर्क वगैरह में मोड़ दिया जिसका 60 डिग्री एंगल है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यस सर, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखो, जो अपना सेंटर पे आया था वो पहले लिखो। सर सेंटर पे तो म्यू नॉट आई बाय 2r आया था, बिल्कुल सर सेंटर पे ये आया था। अभी अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, थीटा बाय 2 पाई का टर्म आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि अपन एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। यस सर, इस फॉर्मूला में थीटा आप कहां पे पुट करोगे, आप रेडियन में पुट करोगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। थीटा आप कहां पे पुट करोगे, रेडियन में पुट करोगे, दिस इज योर क्वेश्चन, आपको रेडियन में इसका थीटा जो है वो पुट करना होगा। यस सर, तो सर क्या होगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा बटा 2 पाई। सर अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर देता हूं तो मैं कहूंगा वो तो भाई सर्कुलर लूप बन जाएगा, 2 पाई कट हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r आंसर मतलब वेरीफाई हो गया। यस सर, समझ में आ गई बात। ओके सर, ये फॉर्मूला सबको समझ में आया। यस, अभी इसका एप्लीकेशन क्या, सेमी सर्कल के ऊपर आपने पूछ दिया, थीटा क्या होगा सर सेमी सर्कल के इसमें 180 डिग्री, सर डिग्रीज में नहीं रख रहा है, रेडियंस में रखना है, तो सर पाई रेडियन हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r। ओके, पाई का टर्म आएगा क्या, नहीं सर पाई का टर्म सर्कल के केस में पाई का टर्म नहीं आता, लिख सकते हो सर्कल के केस में पाई का टर्म नहीं आता, पाई के टर्म को कैंसिल कर दो, सर्कल के टर्म्स में पाई का टर्म नहीं आता है, बिल्कुल सही बात। ओके सर, अगर क्वाड्रेंट होगा तो सर क्वाड्रेंट मतलब थीटा विल बी 90 डिग्रीज, रेडियन में कन्वर्ट होगा तो पाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 8r। देखते हैं भाई साहब, यस आपका सबका सही है, म्यू नॉट आई बाय 8r। सेमी सर्कल भी आपने किया, म्यू नॉट आई बाय 4r, सबका सही हो गया। यस सर, यस, तो सर्कुलर आर्क का अपन यहां पे केस पूरा डिटेल में डिकोड कर लिया है, इसके बाहर से तो कुछ हो है ही नहीं, यही सर पूरा केस हो जाएगा। ओके सर, तो अपन ने क्या किया, पहले केसेस स्टडी किए, उसके बाद जनरलाइज देखा। जनरलाइज का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू थीटा बाय 2 पाई। ये सेंटर पे अगर पूछता है तो म्यू नॉट आई बाय 2r हमारे पास आ जाएगा सर्कल की। अगर सेमी सर्कल की पूछता है तो सर थीटा की वैल्यू हम पाई पुट कर देंगे। 60 डिग्री आर्क का पूछता है तो थीटा की वैल्यू हम पाई बाय 3 पुट कर देंगे। 30 डिग्री आर्क की पूछता है तो पाई बाय 6 पुट कर देंगे, हमारा सबका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। ओके ओके सर, तो ये हमारा कवर हो जाता है, पूरा जो सर्कुलर लूप है उसकी अपन ने यहां पे बात कर ली है। उसके बाद सेकंड पार्ट अपने पास ये आता है, दैट इज वायर की केस। वायर के केस अपने पास यहां पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट अपने पास होते हैं, तो अपन यहां पे वायर के केस एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके सर, तो वायर के लिए भाई अपन यहाँ पे एक वायर ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मार्कर है जो अपना एक वायर की तरह काम करेगा।
तो सर ये वायर है जो कि आपकी फाइनाइट वायर है, ऐसी कुछ वायर, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है। यस, तो इसके डिस्टेंस में r डिस्टेंस पे, r इज व्हाट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। पहले मैं आपसे क्या पूछूंगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सर थंब इधर रखेंगे, इधर सर अंदर की तरफ हमारे पास आ रही है। यस, तो क्रॉस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस सर, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगी। यस, यहां पे क्या होता है, सिंपल आप याद रखोगे, अपने को एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा जिससे आपके सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ याद आ जाएंगे। क्या सर? सर पहले आपको ये जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा, ये दैट इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये वाला टर्म। क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आपको इजीली याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। यस, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। यस यस सर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हमने याद कर लिया। उसके बाद सर अगर मेरे पास ये वायर है तो देखना इसका जो एंड है वहां से मैं यहां पे डिस्टेंस लूंगा, तो सर ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं कुछ अल्फा। ओके भाई, ओके सर। अगर ये नीचे से अगर मैं देखूंगा तो सर एंगल सबटेंड कर रहा है कुछ बीटा। यस सर, तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। व्हाट इज आर ओवर हियर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज अल्फा, अल्फा आपका ऊपर वाले पार्ट में कितना एंगल बना है। व्हाट इज बीटा, एंगल मेड बाय द लोअर पार्ट। यस, समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, इससे ही आपके बाकी सारे जितने भी केसेस होते हैं वो इसी फॉर्मूला से आपके निकल के आ जाएंगे। यस सर, इसी फॉर्मूला से निकल के आ जाएंगे। यस, कैसे सर, सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या होता है, एक साइड से इनफाइनाइट होगा और एक साइड से फाइनाइट होगा। यस सर, इसलिए अपन ने उसे सेमी इनफाइनाइट वायर का नाम दे दिया है। फॉर्मूला आपके पास क्या याद रखना है सर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस, अगर मैं आपको एक डायग्राम दूं कि ऐसा मेरे पास है, ऐसा मेरे पास कंडीशन है सर, यहां पे तो जो बीटा होगा वो 0 डिग्रीज होगा। यस, आपने डिकोड कर लिया, बीटा विल बी 0 डिग्रीज। सब ये कर पाएंगे। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, बीटा विल बी 0 डिग्रीज। यस सर, बीटा विल बी 0 डिग्रीज। अगर ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है तो क्या मैं इसे 90 डिग्री मान सकता हूं, क्या मैं इसे 90 डिग्री मान सकता हूं। अगर मेरा हाथ इतना बड़ा है और ये इतनी सा ही पॉइंट है तो क्या इसे 90 डिग्री में मान सकता हूं। यस सर, मैं इसे 90 डिग्री मान सकता हूं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यस सर, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। यस, तो वही फॉर्मूला यूज करके अगर मैंने sin 90 लिखा तो 1 आ जाएगा, sin 0 रखा तो 0 आ जाएगा, तो 1 का टर्म मेरे पास आ जाएगा। तो आपका सेमी इनफाइनाइट वायर की केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर आपको देखने को मिलता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल मैंने आपको फाइनाइट वायर का पहले पढ़ा है और वहां से ही मैंने इनफाइनाइट वायर को डिराइव कर दिया। ओके सर, अभी सर इनफाइनाइट वायर को क्या करेंगे, आप ही खुद समझ गए होंगे सर। इनफाइनाइट वायर मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे उसमें, तो वहां पे 2 का टर्म आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा सर। यस, वही तो था, वही तो था। मतलब फाइनाइट से अपन सेमी इनफाइनाइट को भी डिराइव कर सकते हैं और इनफाइनाइट को भी डिराइव कर सकते हैं। यस, फाइनाइट आपकी सिलेबस में नहीं है, मेजर इज दिस इनफाइनाइट वायर। मेजर आपके सिलेबस में क्या है, इनफाइनाइट वायर है। लेकिन फाइनाइट वायर का भी कितना इजी हो सकता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि फाइनाइट वायर का अगर हमें दिमाग में मालूम है तो सेमी इनफाइनाइट वायर में तो अल्फा विल बी 90 डिग्रीज, बीटा विल बी 0 डिग्रीज, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर आ जाएगा। वेरस अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो दोनों 90 डिग्रीज हो जाएंगे, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ जाएगा। ओके सर, देख लो वही आंसर है, देखो भाई वही आंसर आ गया है जो अपन ने सोचा था। यस सर, उसको आप डिराइव भी किससे कर सकते हो, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ। हम उसे डिराइव कर सकते हैं किससे, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ से हम उसे डिराइव कर सकते हैं। यस सर, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ से डिराइव करेंगे। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा होता है, अभी आपको एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ पढ़ाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यस सर, ओके ओके सर। तो इसका सर डायरेक्शन कैसे निकाल देंगे, सर डायरेक्शन तो हमने पहले निकाल दिया था राइट हैंड थंब रूल से। यस, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है इसमें, और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। यस, तो सर ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इनफाइनाइट वायर का केस। तो इनफाइनाइट वायर के केस में नीचे पाई का टर्म आता है, इनफाइनाइट वायर के केस में नीचे पाई का टर्म आता है सर। तो यहाँ पे आपको पाई को टिक करना पड़ेगा, नीचे इनफाइनाइट वायर के टर्म्स में पाई का टर्म्स आता है, तो या दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये आपको फॉर्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। वेरस अपन ने बाकी सारी चीजें भी कवर कर लिया है, फाइनाइट वायर का कैसे निकाले, सेमी इनफाइनाइट वायर का कैसे निकाले,
इनफाइनाइट वायर का कैसे निकाले, ये सारे अपन ने चीजें कर ली है। फिर से आपको एक रैपिड रिकॉल दे देता हूं। सर अगर मेरे पास फाइनाइट वायर होगा तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा की वैल्यू 90 कर दो, बीटा की वैल्यू 0 कर दो, सेमी इनफाइनाइट बन जाएगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, अल्फा की वैल्यू 90 कर दो, बीटा की वैल्यू भी 90 कर दो, इनफाइनाइट वायर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। खत्म हो गया पूरा। यस सर खत्म हो गया। सिंपल डायरेक्शन निकालना है तो पहले ही भाई बता चुका हूं तुमसे, मेरे से पहले तुमने ये आंसर निकाला था। यस सर हमने निकाला था राइट हैंड थंब रूल से, अंदर की तरफ यहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ यहाँ पे आ रहा है, खत्म हो गया। यस सर यहाँ पे देखो, अगर आपको ये दिया होगा मतलब ये आपको सवाल में एप्लीकेशन के काम में आएगा। अगर सर आपकी वायर इस तरफ है और पॉइंट इस तरफ है तो सर यहाँ पे आर का टर्म ही नहीं बन पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन नहीं पाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन नहीं पा रही है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मतलब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है इन द लाइन ऑफ करंट, मतलब करंट की लाइन और बी भी उसी लाइन पे वो पूछ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी वो उसी लाइन पे पूछ रहा है। तो उस केस में बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सर वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सर हमारे पास करंट होगा, अगर यहाँ पे करंट है तो इसी पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछी तो सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं आ रहा तो आप क्या कहोगे, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 0 हो जाएगा। यस तो इन द लाइन ऑफ द करंट अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, आगे हो या पीछे हो, तो वो 0 आ जाएगी। यस तो अपन ने यहाँ पे पूरा वायर के बारे में जो डिटेल चर्चा थी वायर के बारे में वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। पहले अपन ने सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपन ने वायर के बारे में पूरा खत्म कर दिया। अभी अपना कौन सा टॉपिक आएगा भाई, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ। ओके ओके देख लो। यस सर एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ, इसका तो काम हो गया है। ठीक है, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ की भाई अपन यहाँ पे बात करेंगे। क्या है सर ये वाला लॉ, तो यहां पे मैंने ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है सर आपने ये कुछ बनाया हुआ है, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे बनाया हुआ है। ओके सर यहां पे ये सर आपने क्या लिखा है, प्लस और नेगेटिव। देखना यहां पे ध्यान से, मैं आपका सवाल जहां से बनेंगे वो मैंने आपको यहां पे कंसेप्ट दिया है कि प्लस और माइनस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास ही देखो कुछ यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो पहले तुम्हें क्या करना है इसमें, सर पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। बिल्कुल करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर, इस तरफ होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लूप्स की तरफ इस तरफ होगी, ऐसे सर्कुलर लूप्स बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यस सर ऐसी सर्कुलर लूप बनाएगी। तो जो एम्पीरियल लूप होगा उसका डायरेक्शन तुम्हें दिया होगा, एम्पीरियल लूप जो होगा उसका डायरेक्शन तुम्हें दिया होगा। यस अगर एम्पीरियल लूप का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच कर गया तो तुम्हें प्लस यूज करना पड़ेगा। सर किसमें प्लस यूज करना पड़ेगा, आगे बताऊंगा, आगे उसका फॉर्मूला है, ये अपना आगे के लिए एप्लीकेशन होगा। यस तो सर अपन क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या मैंने बोला यहाँ पे, पहले करंट कैरिंग वायर है, उसकी तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसके मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अगर तुम्हारा एम्पीरियल सर्क्यूटल लूप हो तो तुम्हें पॉजिटिव लेना है। अगर एम्पीरियल लूप जो है वो तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है और करंट और तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो तुम नेगेटिव लोगे। यस सर तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर एम्पीरियल लूप की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आती है तो अपन उसे पॉजिटिव ले लेंगे, या फिर अपन उसे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो या फिर अपन उसे नेगेटिव ले लेंगे। सर हमें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर का वो निकालने आता है। क्या लूप तो हमें कैसे पता होगा किस डायरेक्शन में लूप है, लूप विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, लूप विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। यस और डेरिवेशंस के केस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ओके सर ये बात सबको समझ में आई यहां तक, यस सर ये बात तो समझ में आ चुकी है। यस सर इतना ही था क्या, नहीं, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ के बारे में और आपको चीजें हैं, इसके वजह से आपको पूरा फील हो जाएगा। यस सर समझ में आ गया। सर ये आप फॉर्मूला की बात कर रहे थे क्या, यस इट इज द फॉर्मूला। ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I in। I in क्या होता है सर हमारे पास, दैट इज करंट एनक्लोज्ड इन द एम्पीरियल लूप। जैसे वहां पे गॉस लॉ के केस में अपन चार्ज एनक्लोज ले रहे थे इन द गॉसियन सरफेस, वैसे यहां पे अपन करंट एनक्लोज लेंगे इन द एम्पीरियल लूप। सर यहाँ पे आप लूप टर्म यूज कर रहे हो और वहां पे गॉस लॉ में अपन सरफेस का टर्म यूज करते हैं, क्योंकि वो जो सरफेस था वो क्लोज्ड 3D सरफेस था, वो एक क्लोज्ड सरफेस था। अपन ने वहां पे सॉलिड स्फीयर वगैरह उसकी स्फीयर अपन ले रहे थे तो वो क्लोज्ड 3D सरफेस था। यहाँ पे अपन लूप ले रहे हैं, दैट इज अपन लाइन के केस में देख रहे हैं, दैट इज इट इज अ 2D सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ 2D सरफेस। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अगर तुमने देखा होगा तो इट इज अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, नॉट अ एरियल इंटीग्रेशन।
फ्लक्स निकालते वक्त अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का एरियल इंटीग्रेशन करते हैं, तभी जाके अपने पास QN बटा एप्सिलॉन नॉट आता है। सर फ्लक्स हमने निकाल दिया, लेकिन वो तो गॉस लॉ के केस में आता है। अगर यहां पे तुमने गलती से भी एरिया का इंटीग्रेशन पुट एरिया अपन यहां पे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इट विल नॉट द एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ, इट विल बी द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो मैं आपको आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा सर, वहां पे गॉस लॉ में अपन एरियल इंटीग्रेशन करते थे क्लोज, यहां पे अपन लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। और सर हमें समझ में भी आ रहा है वहां पे अपन सरफेस लेते थे 3D सरफेस, यहां पे अपन लूप लेंगे। बिल्कुल सही बात है। यस, तो क्या है ये देखो, बी अपन ने क्या लिया था, ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट्स। जैसे वहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रहे थे, ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, वैसे यहां पे अपन लेंगे बी विल बी द होल मैग्नेटिक फील्ड वेदर आउटसाइड और इनसाइड। यस सर, समझ में आ गई बात? ओके, ये कवर हो गया। यस सर, डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियल लूप गिवन होगा, ये देखो क्वेश्चन के केस में डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियल लूप आपको क्या होगा, गिवन होगा। यस सर, डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियल लूप तो गिवन होगा। ओके सर, अभी अपन देखेंगे फॉर डेरिवेशन। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो क्या करेंगे सर, तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन माननी पड़ेगी एम्पीरियल लूप की। अगर आप क्या कन्वीनियंट डायरेक्शन मानोगे सर, जिसमें आपका आंसर प्लस आ रहा होगा वो हम कन्वीनियंट आंसर मान लेंगे। यस, वो अपन कन्वीनियंट ले लेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा एम्पीरियल लूप आ जाएगा तो अपन वो ले लेंगे। यस सर, ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर, एम्पीरियल लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अपन वहां पे देखेंगे। एम्पीरियल लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यहां पे अपन 2D एम्पीरियल लूप लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वी टेक द 2D एम्पीरियल लूप। वहां पे गॉस लॉ में अपन 3D सरफेस ले रहे थे, स्फेरिकल सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, वहां पे अपन 3D सरफेसेस ले रहे थे, यहां पे अपन 2D लेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर लूप जैसे सोलेनॉइड की डेरिवेशन में हो गया, सर्कुलर लूप जैसे इनफाइनाइट वायर की डेरिवेशन में हो गया, तो ये अपन लेते हैं। यस सर, उसके बाद यहां पे देखो एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ इज ऑलवेज वैलिड। एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ आपके पास क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा। एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ इज ऑलवेज वैलिड, जैसे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज ऑलवेज वैलिड। यस, वैसे ही आपका ये भी हमेशा वैलिड होगा, ये भी हमेशा वैलिड होगा, बट यूजफुल ओनली फॉर कैलकुलेटिंग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे सिमेट्रिकल चार्जेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन वहां पे गॉस लॉ लगाते थे, वैसे ये भी बस सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए अपने लिए यूजफुल होगा टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, इसलिए। यस, वेयरएज वो ओवरऑल तो ऑलवेज वैलिड होगा। अगर आपसे पूछने कि एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ इस केस में वैलिड नहीं है तो आपका गलत है। एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ इज ऑलवेज वैलिड, लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार अपन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर, तो यहां पे भाई साहब दो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, दैट इज ए क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन। यहां पे मैं आपको करके बताऊंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है? ठीक है सर? ओके, ठीक है, ए क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन। ओके, यहां पे देखो ध्यान से, करंट क्या है भाई साहब, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। करंट क्या ऊपर की डायरेक्शन में है, यहां पे मैंने डायरेक्शन दे दिया है। यहां पे देखो एग्जामिनर ने दे दिया, एग्जामिनर ने क्या कर दिया सर, डीएल का डायरेक्शन दे दिया। डीएल का डायरेक्शन मतलब उसने एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन दे दी। सर एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन तो इस तरफ है, देखो इस तरफ एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन है। डीएल में आपको बनाता हूं, इस तरफ एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार देखते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उस तरफ आ रही है, मतलब सर यहां पे अपन पॉजिटिव लेंगे। यस सर, हम यहां पे पॉजिटिव लेंगे। सिंपल से समझना, डीएल की डायरेक्शन तुम्हें गिवन होगी, एम्पीरियल लूप की तुम्हें डायरेक्शन गिवन होगी, अपने को क्या करना है, बस राइट हैंड थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। यस, इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। यस सर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए इस केस में, तो अपन फॉर्मूला में प्लस यूज करेंगे। यस, तो अपना क्या आ जाएगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू प्लस म्यू नॉट आई। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? प्लस माइनस की मैं बात क्यों कर रहा था, अपने को एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन दी होगी, बस हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ हुई तो अपन प्लस ले लेंगे। सर अगर नहीं हुई तो नीचे वाला केस देख लो, नीचे वाला केस देख लो। सर डीएल की डायरेक्शन उसने इस तरफ दे दी है, डीएल की डायरेक्शन उसने इस तरफ दे दी है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट कैसे नीचे की तरफ है, तो ऐसी आ रही है सर मैग्नेटिक फील्ड। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसी आ रही है, बी की तरफ आ रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पे अपन नेगेटिव यूज करेंगे। यस सर, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, क्लोज्ड
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आर। समझ में आ गई बात भाई? यहाँ पे प्लस माइनस में ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। सर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एम्पीरियल लूप की आपको डायरेक्शन दी होगी, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है तो अपन उसे पॉजिटिव ले लेंगे, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो अपन उसे नेगेटिव ले लेंगे। सर मल्टीपल होगा तो मल्टीपल ही कर लेंगे। मल्टीपल होगा तो एक करंट से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसके म्यू नॉट उसे माइनस में ले लेंगे, और दूसरे से अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो उसे पॉजिटिव में ले लेंगे और दोनों का समेशन कर लेंगे। यस सर, समझ में आ गया? ये दोनों आपको समझ में आए केसेस, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। मैंने आपको यहां पे बता भी दिया कि एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ अप्लाई कैसे होता है। यस, देख लो जल्दी यहां पे एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ अप्लाई कैसे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए ताकि थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग रह सके। यस सर, यहां पे एक अच्छी बात होती है कि जो आपका बायोट-सैवर्ट लॉ है, बायोट-सैवर्ट लॉ से अपन एम्पीरियल लॉ को प्रूव कर सकते हैं, और एम्पीरियल लॉ से अपन बायोट-सैवर्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द सिमेट्री। यस, दिस इज द सिमेट्री आपके पास होती है कि बायोट-सैवर्ट लॉ से अपन एम्पीरियल लॉ को प्रूव कर सकते हैं, और एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ से अपन बायोट-सैवर्ट लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। सर हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिला है, दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ आपका बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह होगा, और एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ बिल्कुल आपका गॉस लॉ की तरह होगा, जहां पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब ये आपके एनालॉगस है। मतलब गॉस लॉ प्लेज एन एनालॉजी विद एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ, एंड द बायोट-सैवर्ट लॉ प्लेज एन एनालॉजी विद द कूलम्स लॉ। यस सर, समझ में आ गया? ओके सर, ये बायोट-सैवर्ट लॉ, सॉरी हाँ, ये एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ आपको अच्छे से समझ में आया? यस सर। अभी दूसरी अपन बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के ऊपर चर्चा। अरे इरेजर ना, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। हॉलो सिलेंडर, सर इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, एम्पीरियल सर्क्यूटल लॉ से आप डेरिवेशन करोगे। बी तो सर हमारा कांस्टेंट होगा एक पॉइंट पे। यस, तो लाइन इंटीग्रेशन मतलब अपन सर सर्कल ले सकते हैं, तो सर्कल का 2 पाई आर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस, और म्यू नॉट आर, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसके जो डेरिवेशंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, गॉस लॉ की तरह एरिया नहीं लेना, सिंपल सर्कमफ्रेंस लेके खत्म। ओके सर, ओके। ये देखो हॉलो सिलेंडर का। यस सर, हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? करंट सर सरफेस से ही फ्लो करेगा, करंट सर सरफेस से ही फ्लो करेगा। जैसे आप हॉलो पाइप देखोगे, करंट सर बस हॉलो है, अंदर कुछ मटेरियल नहीं भरा हुआ, वैसा ही आपके पास होता है। ठीक है, तो सरफेस से ही करंट फ्लो करेगा। सर ए पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बना के बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। सर अंदर से करंट नहीं बह रहा है, अंदर से करंट नहीं बह रहा है, तो सर अगर अपन ने लूप बना भी लिया, सर्कुलर लूप अगर हमने बना भी लिया, तो उसमें से करंट ही जीरो होगा। तो अगर करंट ही जीरो है तो उसमें बी जीरो होगा। बिल्कुल सही बात, तो बी विल बी जीरो, खत्म। बी विल बी जीरो, खत्म हो गया। सर अगर सरफेस पे जाके अपन ने देखा, तो सरफेस पे जाके अपन यहां पे देखेंगे बी वाले सरफेस पे, तो सर करंट तो अपने पास आई होगा, तो म्यू नॉट आई आ जाएगा। सर हमें इस पॉइंट पे निकाला, इसकी रेडियस क्या होगी? आर, तो अपन 2 पाई आर ले लेंगे सर्कल का, डिवाइड कर लेंगे, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, खत्म। भाई डेरिवेशन भी आप ओरली कर पाओगे, इतनी इजी इसकी डेरिवेशन होती है। देखो डेरिवेशन आपने ओरली कर दिया। ओके सर, तो सर ये तो हमें कुछ तो जो इनफाइनाइट वायर का केस था उसके तरह लग रहा है। यस, यहां पे आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगी कि सॉलिड सिलेंडर हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, सरफेस पे और दूर वो आपके इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेंगे। सरफेस पे हो या दूर हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, वो आपके इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेंगे। कैसे सर? देखना यहां पे दूर की तरफ क्या आता था फॉर्मूला? सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर हो गया, वही फॉर्मूला देख ले, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, खत्म। समझ में आ गई ये एनालॉजी? सर ये डेरिवेशन आपने बता दिया, डेरिवेशन ओरली कैसे करें, और हमें इजी वे भी पता चल गया कि इन फॉर्मूला को याद कैसे रहे। देखो हॉलो के केस में अगर अपन अंदर गए तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि सर करंट ही उसमें नहीं है। बाहर गए, बाहर सरफेस पे जाएंगे तो वही अपनी इनफाइनाइट वायर की एनालॉजी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी? कैपिटल आर होगी। यस, अगर अपन बाहर गए आर डिस्टेंस सेंटर से, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर होगी, खत्म हो गया। यस, समझ में आ गई बात? ओके सर, बात हमें समझ में आती है। यस, देख लो यहाँ पे अभी ग्राफ क्या होगा इससे? सर अंदर की तरफ तो जीरो होगा, सबसे ज्यादा कहां पे होगा? सर जैसे जैसे अपन डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, इसलिए ये ग्राफ कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। इसलिए ग्राफ आपका कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा।
सर अगर आपने हमें नहीं बताया इनफाइनाइट वायर का ग्राफ कैसे होगा डिस्टेंस के साथ, खुद ही निकाल सकते हो। सर वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। यस, वहां पे ऐड भी कर सकते हो, द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ओके, यस सर। अभी अपन बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की ऊपर, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर। सर आप अंदर बताइए या मत बताइए, हमें सरफेस पे और बाहर का तो पता ही चल गया पहले, क्योंकि आपने कहा था कि सॉलिड हो या हॉलो हो, सॉलिड है हो या हॉलो हो, सरफेस पे और कोई दूर पॉइंट पे वो इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल। तो यहां पे देख लो सर, हमारा जो इस पॉइंट पे है क्यू पॉइंट पे जो आप पूछ रहे हो, वो तो सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, वही लिखा हुआ है, देख ले, वही लिखा हुआ है, देख ले। यस सर। सर अगर किसी दूर पॉइंट पे आप आर की बात कर रहे हो तो वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल स्मॉल आर हो जाएगा। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेंटर पे अभी कहां पे करें सर? सेंटर पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट तो आ रहा है, तो सेंटर पे हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे सर हमें कुछ तो मालूम होना चाहिए। यस, यहाँ पे आपके पास क्या यूज करना पड़ेगा? अगर आपको अंदर निकालना है इस पॉइंट पे, दैट इज आपको अगर पी पॉइंट पे निकालना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट डेंसिटी। यहाँ पे रिकॉल करने के लिए मैंने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया है, दैट इज J इज इक्वल्स टू I बाय A। तो यहाँ पे मैंने क्या मानी है? करंट डेंसिटी कांस्टेंट मानी है, तो वो अपन यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या याद रखना है? डायमेंशनल फॉर्मेट। सर नीचे आर का टर्म आ रहा था, यहाँ पे देखो नीचे आर का टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे आर का टर्म आ रहा है, तो ओवरऑल नीचे डिस्टेंस का टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन सॉलिड स्फीयर में देखते हैं, अंदर जो आपका होता है वो लीनियरली डिपेंड करता है विद आर, तो वैसे यहाँ पे भी आपका लीनियरली डिपेंड करेगा। अगर मुझे किसी, ये मेरी जो डिस्टेंस उसने दी हुई है ए, तो ए पे मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट आई ए बटा 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए बटा 2 पाई आर स्क्वायर। सर ये आर स्क्वायर नीचे क्यों लिया? क्योंकि मुझे डायमेंशन मैच करनी थी, नीचे। यस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए, मतलब जो आपकी अंदर की डिस्टेंस है, बटा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात सबको? यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। सर ये आई बाय एरिया सर जी, एरिया इस केस में क्या हो जाएगा सर? इसका पूरा एरिया क्या हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, तो सर वो तो जे का टर्म्स आ जाएगा। यस, जे के टर्म्स में भी आपको पूछा जा सकता है, म्यू नॉट जे ए बटा 2। सर ए आपका क्या है? ए मैंने सेंटर से डिस्टेंस लिए जहां पे आपको निकालना है, तो यस सर, ए अपनी क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है जहां पे अपने पास निकालना है। यस सर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा सर? पहले लीनियरली बढ़ेगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, सेम एज द सॉलिड स्फीयर। ये ग्राफ आपका कैसे आया सर? हॉलो स्फीयर की तरह ग्राफ आया। ये आपका कैसे आया सर? सॉलिड स्फीयर की तरह ग्राफ आया। तो अपन ये इलेक्ट्रोस्टैट्स और इसके बीच का ग्राफिकल अपन एनालॉजी से भी इन्हें याद रख सकते हैं। सर सॉलिड में ग्राफ कैसे आएगा? सॉलिड स्फीयर की तरह आ जाएगा। हॉलो सिलेंडर में कैसे आ जाएगा? हॉलो स्फीयर की तरह आ जाएगा। तो इस केस में अपन इन्हें याद भी रख सकते हैं, ऐसे अपन इन्हें याद भी रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर, हमें ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूलाज आप देख सकते हो, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, आपको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है एम्पीरियल सर्क्यूटर लॉ के बारे में। पूरी जो डिस्कशन अपनी थी एम्पीरियल सर्क्यूटर लॉ के बारे में, वो अपन यहाँ पे कवर कर ली है। यस सर, एम्पीरियल सर्क्यूटर लॉ के बारे में अपनी जो पूरी डिस्कशन है वो कवर हो चुकी है। यस, बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, यस, अभी ये आपके पास एक सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे सर? इसमें करंट जा रहा है, ये आपका कौन से एक्सिस में रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस प्लेन में। अपन पहले का कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे इस प्लेन में। अभी आपका इस प्लेन में लिखा हुआ है, राइट? अभी आपका इस प्लेन में रखा हुआ है। तो अपन यहाँ पे सर इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल। करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इस थंब की तरफ आपका पॉइंट करेगा, तो ये आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। यस, सबको समझ में आ गई ये वाली डायरेक्शन? यस सर, सबको समझ में आ गई। यस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर डिस्टेंस एक्सिस पे अपने को निकालना है और एक्सिस अगर x है, तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से सवाल पूछे जाने के हाई चांसेस है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। सर अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूं तो सर आप सेंटर पे ही पहुंच जाओगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो हम सेंटर पे ही पहुंच जाएंगे। तो सेंटर पे तो सर्कुलर लूप की तरफ फॉर्मूला आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2r। यस वही आता है, देख ले, 0 वैल्यू पुट कर x की, सर म्यू नॉट आई बाई 2r। यस, तो सेंटर पे आपका क्या आता है सर, म्यू नॉट आई बाई 2r, जो अपन पढ़ के बैठ चुके हैं। यस, तो ये आपका मैक्सिमम होता है। उसके बाद आपका ग्राफ कैसे जाता है, पहले ऐसे ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, देखते रहो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर फिर नीचे। सर पहले ऊपर क्यों हटा, पहले सर पैराबोलिक वेरिएशन क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि भाई कैपिटल आर स्क्वायर का टर्म है ना, इसलिए ऐसे आए, देखो ऐसे आए। यस सर, सबको समझ में आया ये ग्राफ कैसे आया। यस सर, हमें ये ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, ऐसे आया। यस, हाथ से देख सकते हो, ऐसे आया। यस, याद रख सकते हो इसका ग्राफ। यस सर, इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया हुआ है। जब भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है कि सर एक्सिस और सेंटर के बीच के मैग्नेटिक फील्ड का ये कुछ रिलेशन है, तभी आपको क्लिक होना चाहिए। ये आपका सुपर फास्ट फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा सर, याद रखो, b एट एक्सिस इज इक्वल्स टू b एट सेंटर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। यस, तो ये आपका पैटर्न में मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आपका आता है जहां पे आपके BA और BC के बीच में, B एट द एक्सिस और B एट द सेंटर के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिया होगा। तो ये फॉर्मूला से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आपका टाइम सेव हो जाएगा। सर ये क्या हमें कंपलसरी याद करना होगा, नहीं, इस फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका ही एक छोटा वर्जन ये है, इंपॉर्टेंट रिलेशन में इसे कह दूंगा सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए। तो मेन कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, b एट द एक्सिस म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस सर, याद हो गया, ग्राफ भी याद हो गया। यस सर, ग्राफ भी याद हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर अपना कवर हो जाता है, लूप या फिर रिंग से अपना कवर हो जाता है। ठीक है, तो सबको समझ में आई ये वाली बात। रिंग की बात अपन यहां पे कवर कर दी है, रिंग वाली बात। ओके सर, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, अगर कुछ सर हमें शेप्स वगैरह की बात दी तो हम इसे कैसे करेंगे। मैं आपको सब कुछ डिराइव करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, मैंने बस एग्जांपल की तरह लिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे सकता है, हेक्सागोन दे सकता है, अगर उससे सवाल को लेंथी कर रहा है तो कुछ भी दे सकता है। क्या करोगे सर, यहाँ पे आपका फाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है, राइट। फाइनाइट वायर का हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे सर हमें सेंटर पे निकालना है, P पॉइंट पे, P इज एट द सेंटर। ये सारी डिस्टेंसेस हमें L दी हुई है। सर पहले सर हम इसकी बात कर सकते हैं, सर ये तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप की तरह ही लग रहा है, बस ये स्क्वायर डायरेक्शन में। तो तुम मुझे बता सकते हो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। सर ये राइट हैंड थंब रूल से मैं कर सकता हूँ, सर बाहर की तरफ आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। यस, दूसरे ने कहा सर सिंपल लॉजिक है, एंटी क्लॉकवाइज से बाहर की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों का आंसर सही होगा। तो डायरेक्शन तो सर निपटना ही नहीं है, डायरेक्शन अपना इजी हो जाएगा। यस, यहाँ पे अपना फाइनाइट वायर का क्या एप्लीकेशन होगा, पहले आपको एक वायर का निकालना पड़ेगा, पहले आपको एक वायर का निकालना पड़ेगा और इंटू 4 आपको करना पड़ेगा। सर एक वायर का हम कैसे निकालेंगे, पहले आप यहां से ऐसी लाइन बनाओ, यहां से आप ऐसी लाइन बनाओ जो अपन ने देखा था अल्फा बीटा, सेंटर से एक लाइन खींचो। सर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। यस सर, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ज्योमेट्री से सॉल्व कर लोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, ये टोटल एंगल क्या होता है सर, 90 होता है, तो ये 45 हो जाएगा। यस गुरुजी, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला आप वहां पे यूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल आपको ज्योमेट्री से करना है, जिसे फाइनाइट वायर का कांसेप्ट क्लियर है वो एक के लिए निकाल सकता है, इंटू 4 कर सकता है, उसका वही आंसर आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाई 2, सॉरी 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया है तो आप कमेंट में लिख सकते हो यस सर हमने सॉल्व किया और फाइनाइट वायर से हमने इसका सॉल्व किया है। यस, बोर्ड्स के केस में कहूंगा तो ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे फाइनाइट वायर के बारे में बात नहीं की हुई। यस यस सर, समझ में आ गई हमारे पास ये बात।
तो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है आपके पास, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। सर बी एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, आपको ये ट्राई करना है, सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है, जैसे मैंने आपको फाइनाइट वायर का बताया, इस केस में जैसे मैंने आपको स्क्वायर का बताया वैसे ही आपको यहां पे करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, ओके। सेंटर पे तो अपना यहां पे कवर हो जाता है कि फाइनाइट वायर का एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, मुझे लगा ले लेता हूं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पे लेने की कोशिश की। ठीक है, ओके, ठीक है, यस। बढ़ते भाई सब आगे। ठीक है, आगे आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आता है, दैट इज द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं सीबीएसई वगैरह के केस में, तो अपन यहां पे पूरा डिटेल में इसे पढ़ेंगे। टॉरॉइड भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसे भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, सोलेनॉइड की बात करेंगे। सर सोलेनॉइड क्या होगा, जैसे अपन एक कॉइल्स देखे थे, कॉइल्स को ही मैं खींच के अगर लंबा कर दूं तो सर सोलेनॉइड बन जाएगा। कॉइल्स का ही तो सर कॉम्बिनेशन है, कॉइल्स का सर कॉम्बिनेशन है। यस सर, कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपके सिलेबस में क्या होता है सर, आइडियल सोलेनॉइड। इसके आपके सिलेबस में क्या होता है सर, आइडियल सोलेनॉइड। यस, नॉन आइडियल के भी बारे में मैं लिख सकता था, फॉर्मूला उसका भी दिया होता है स्टैंडर्ड बुक्स में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। यस सर, ओके सर। तो एट द सेंटर अगर हमें निकालना है आइडियल सोलेनॉइड का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं सर, आइडियल सोलेनॉइड, या फिर आप बोल रहे हो आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, मतलब लेंथ जो ये आपके पास है, ये जो आपकी लेंथ जो है वो उसके जो इन लूप्स के रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लेंथ इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ दिस लूप्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आइडियल सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है सर, ओके। तो इसके ऊपर फॉर्मूला अपन क्या याद रखेंगे, दैट इज बी एट द सेंटर, मतलब एक्सिस के ऊपर बी एट द सेंटर के ऊपर हम फॉर्मूलाज याद रखेंगे। क्या होगा सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ये फेमस फॉर्मूला है, जो पहले से पढ़ते आ रहे उनके ऊपर तो छपा हुआ होगा सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हमारे पास सोलेनॉइड की केस में था। यस सर, तो अपन यहां पे देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है सर, म्यू नॉट तो दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके सर, म्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होगी। यस सर, हमें मालूम है। ओके भाई, उसके बाद देख ले, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अपन स्मॉल n कह रहे हैं। स्मॉल n, बच्चे जनरली स्मॉल n के केस में वो टोटल टर्न्स पुट करते हैं, नहीं, इट्स द नॉट द टोटल टर्न्स, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स क्या होंगे, कैपिटल N होंगे। अगर आपको टोटल टर्म्स के केस में फॉर्मूला लिखना है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा एल। यस, सबको समझ में आ गई ये बात? यस, आप लिख सकते हो सर कमेंट्स में, हम उसमें गलती करते थे, स्मॉल एन को हम ये लिखते थे, तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन के केस में म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा एल आपके पास आ जाएगा। यस सर, तो हमें बी के बारे में तो समझ में आ गया सर, सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो तो हमें समझ में आ गई। यस, इस लाइन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो तो हमें समझ में आ गई। लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने पास देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है सर, लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। ओके सर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या लिखा हुआ है, सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और सर बार मैग्नेट का चैप्टर तो आगे वाले इसमें आना था। यस, मतलब ये आपका बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका एक साइड जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। साउथ पोल है नहीं, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। सर आपको कैसे पता चला ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है? भाई इनके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख के मुझे समझ में आया कि ये सर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके सर, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ओके सर, यस यस सर। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये करंट की डायरेक्शन है, अगर आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, इस मैंने लाया क्यों है सर ये, क्योंकि आपको पता चले सोलेनॉइड एग्जैक्टली दिखता कैसे। यस, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे होंगी, तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? सर यहाँ पे तो आराम से दिया हुआ है। यस, आराम से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो करंट नीचे की तरफ आ रहा है। यस, तो देखो इस केस में करंट कैसे आ रहा है सर, ऐसा 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 आके चला गया। यस, ये आपको समझ में आया करंट कैसे आया लूप में। यस,
तो उसमें अपने को क्या यूज करना है, इस केस में आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। देखो अपन ध्यान से देख रहे हैं सर, नीचे आपका करंट आ रहा है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो इस केस में नॉर्थ पोल की डायरेक्शन मैंने कैसे निकाली, मैंने नॉर्थ पोल की डायरेक्शन सिंपल राइट हैंड थंब रूल से निकाली। यस सर। सर नॉर्थ पोल से हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से कैसे पता चलेगी? इस साइड पे अगर नॉर्थ पोल है तो उस साइड पे साउथ पोल होगा। यस, इनसाइड द सोलेनोइड आपकी जो लाइंस होगी वो कैसे होती है, जैसे इनसाइड बार मैग्नेट आपकी कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ पोल आपकी कैसे होगी, इनसाइड आपके पास होगी बार मैग्नेट में ऑल फील्ड से बताऊंगा। और बाहर की तरफ आउटवर्ड आपकी कैसे होगी सर, आउटवर्ड हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। तो यहाँ पे सेम पैटर्न है क्या आपको देखने को मिला? यस सर, हमें सेम पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो ये आपका होता है कि सर कैसे अपन ने राइट हैंड थंब रूल लगाया, कैसे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और आंसर्स पा लिए, कैसे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और आंसर पा लिए। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल लगा ले, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। जो अपन ने अज्यूम किया है एग्जैक्ट नॉर्थ पोल नहीं है सर, ये हमारा अज्यूम्ड है क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सर यहाँ पे देखोगे तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। यस सर, आपका सही है। बाहर देखोगे नॉर्थ से साउथ पोल है। यस सर, ये भी सही है। यहाँ पे देखोगे नॉर्थ से साउथ पोल है। यस सर। तो हमें ये भी पता चला सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, और ऐसे हम नहीं कह सकते कि किसी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहे हैं, वो तो सर लूप्स बना रहे हैं, सर्कुलर लूप्स। ओके, समझ में आ गई बात? यस सर, ठीक है। तो एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड पे आपके पास क्या होगा, एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड पे आपका आधा हो जाता है, जो सेंटर पे था उसका आधा आपका क्या कहां पे हो जाता है, एंड्स पे हो जाता है, दैट इज म्यू नॉट स्मॉल एन आई बटा 2। तो ये आपको एज में थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइडेड बाय एट द ये एज, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन आई बटा 2 हो जाएगा। यस सर, सबको समझ में आ गई ये बात? सर आउटसाइड क्या होता है, बी एट आउटसाइड रिड्यूसेस टू जीरो। क्या लिखा होता है थियोरी में, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आपका क्या हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू जीरो। यस सर, समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ओके भाई साहब, समझ में आ गई। ओके सर, यस। अगर मैंने सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड यूज किया, सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैंने इनसाइड द सोलेनॉइड इंट्रोड्यूस किया, तो सर म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इंक्रीज। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। ओके, सो आपसे पूछा जा सकता है कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैसे इंक्रीज करें। तो सर एक तो हमारा हो सकता है सॉफ्ट आयरन कोर डाल के अपन यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा के भी अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है सर, यस, म्यू नॉट की वैल्यू बता दी। इसका ग्राफ आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है, नीचे जाते वक्त पूरा फ्लैट नहीं होता, सेंटर पे जाके आधी वैल्यू हो जाती है, फिर ऐसे नीचे निकल जाते हैं। ऐसे देखो, अच्छे से दिया हुआ है। यस यस, ग्राफिकली भी आप स्ट्रॉन्ग इससे हो सकते हो कि हमें ग्राफ भी सर पता चल गया सोलेनॉइड का क्या होता है। ओके सर, समझ में आ गई ए टू जेड बात। सोलेनॉइड की जितनी भी बात है वो आपको आगे यूजफुल होगी, सोलेनॉइड की जितनी भी बात है वो आपको ईएमआई में भी यूजफुल होगी। यस सर, ठीक है। तो सोलेनॉइड अच्छे से समझ लिया? यस सर, सोलेनॉइड समझ लिया। अभी सोलेनॉइड का एक भाई होता है दैट इज टोरॉइड। सोलेनॉइड का एक भाई आता है दैट इज टोरॉइड। सर भाई मतलब ये जो सोलेनॉइड है उससे गोलम गोल करके मैंने सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया तो वो टोरॉइड बन जाएगा। यस सर, तो सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड इज योर टोरॉइड। यस सर, यहां पे आपको क्या याद रखना है, अगर मैं सेंटर पे देखूंगा सर सेंटर पे मटेरियल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। अगर आउटसाइड में देखूंगा तो भी सर मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है तो आउटसाइड भी जीरो होगा। लेकिन देखो इस लाइन में, इस लाइन में आप देख सकते हो, इस लाइन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस लाइन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन से आप निकाल सकते हो अंदर की तरफ। कैसा होता है सर, साउथ से नॉर्थ की तरफ अपना होता है। तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है भाई, देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। यस सर, ऐसे करंट जा रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ। तो इस डायरेक्शन में कुछ हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनसीईआरटी में दी हुई है, टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है। तो उस जो सर्कुलर रीजन में है साउथ नॉर्थ के एनालॉजी से अपन निकाल सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर होती है। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके सर,
तो इसका सर फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जैसे अपन ने यहाँ पे लेंथ यूज किया था, यहाँ पे जैसे अपन ने लेंथ यूज किया था कैपिटल N बटा लेंथ, वैसे यहाँ पे अपन ये सर्कुलर केस में इसलिए अपन क्या यूज करेंगे 2 पाई r एवरेज। सर r एवरेज क्या होगा, इट इज द एवरेज रेडियस। अगर इनर रेडियस दिया हुआ है a है और बाहर का रेडियस दिया हुआ है b होगा, तो r एवरेज क्या हो जाएगा a प्लस b/2। ठीक है, समझ में आ गया। सेम इसकी एनालॉजी चलती है, फॉर्मूला देख लो, म्यू नॉट कैपिटल N I बटा 2 पाई r एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया, वेयर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो टोरॉइड की बात भी समझ में आ गई, टोरॉइड से भी गलतियां नहीं करोगे। बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, जो लूप से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, साउथ से नॉर्थ देख के निकालो। यस, समझ में आ गई बात, ओके। यस, तो ये अपना पोर्शन कवर हुआ टोरॉइड और सोलेनॉइड के बारे में, पूरी डिटेल डिस्कशन आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहां पे अपने पास क्या आ रहा है, ओके, तो ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट पेज होता है, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगता है, ये अपन देखते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स जो आपके पास होता है वो वी क्रॉस बी के बराबर अपने पास देखने को मिलता है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी अपने पास देखने को आता है। ठीक है सर, यहां पे क्या होगा सर, ये आपका फॉर्मूला होता है, यस सर, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो आपका मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। यस सर, अगर आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तो सर हम क्रॉस प्रोडक्ट तो बायोट-सैवर्ट लॉ में भी पढ़ के आए हैं, मतलब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। ओके भाई साहब, सही बोले। यस, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि फोर्स जीरो कभी कभी होगा, कैन यू टेल मी व्हेन द फोर्स विल बी जीरो? यस सर, जब भी चार्ज रेस्ट पे था तभी फोर्स उस पे जीरो होगा। जैसे सर हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपसे सवाल पूछा कि सर मूविंग चार्ज पे क्यों फोर्स लगा, क्योंकि यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस पे जीरो फोर्स लगेगा। यस सर, चार्ज रेस्ट पे होगा तो उस पे जीरो फोर्स लगेगा। यस, तो चार्ज रेस्ट पे होगा तो फोर्स विल बी जीरो। यस सर, अगर चार्ज न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, ऐसे पूछा जाता है कभी कभी, एक न्यूट्रॉन था वो ऐसे लाइन से जा रहा था तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, उस पे जीरो फोर्स लगेगा भाई। यस सर, उस पे जीरो फोर्स लगेगा। ओके सर, अगर आपका V और B के बीच का एंगल 0 या फिर 180 डिग्री है तभी भी आपका जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि sin 0 या फिर sin 180 डिग्री इज जीरो इटसेल्फ। ओके सर, समझ में आ गई बात। यस, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से आप डायरेक्शन निकालोगे। क्रॉस प्रोडक्ट से अपन कैसे करते थे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ पाम से हाथ मारेंगे, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यस सर, समझ में आ गई बात। यहां पे करो जल्दी जल्दी, यहां पे करो जल्दी जल्दी। सर इस तरफ B है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मारो, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। यस, तो फोर्स विल बी अप, फोर्स विल बी अप, हो गया खत्म। यहां पे देखो V आपका ऊपर है, सर पाम तो हमारा आउटवर्ड आना चाहिए, पाम का आउटवर्ड ले लो, ऐसे ऐसे करो, कहां पे आया फोर्स, इस तरफ आ गया, फोर्स विल बी टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगता था, वैसे यहां पे भी नेगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगेगा। मतलब पहले पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में करो, फिर उल्टा करके नेगेटिव के रिस्पेक्ट में कर दो। यस सर, यहां पे देखो सर, इस तरफ वेलोसिटी आता हूं, इस तरफ, सर पाम तो हमारा अंदर की तरफ है लेकिन B बाहर है, ऐसे हो जाएगा, बाहर की तरफ आ गया। सर ऊपर, ऊपर आंसर मत देना, ये नेगेटिव है तो नीचे हो जाएगा। सबको समझ में आ गई बात, नेगेटिव है नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, फोर्स विल बी डाउनवर्ड। यस, यहां पे करो, खुद से करो सर, खुद से करो। सर किसको लग रहा है, सर यहाँ पे V इस तरफ है, सर B भी इस तरफ है, पाम तो हमारा ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, V और B इस तरफ है। अरे ये तो भाई पैरेलल पड़े हुए। सर ये अगर पैरेलल पड़े हुए होंगे तो फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो इस केस में देखने की ही जरूरत नहीं है, ये पैरेलल है तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। V और B पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, चार्ज न्यूट्रल हो, चार्ज रेस्ट पे हो, तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगता है। यस सर, जीरो लगता है। यहां से समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई। यस सर, डायरेक्शन समझ में आ गई। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है, डायरेक्शन विल बी इजी। यस सर, यस सर, ये तो आपको हमने ही बताया था, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। ओके भाई साहब, तुमने ही बताया था। यस, कवर हो गया पूरा। यस सर, अभी देखो पहला केस आपके पास क्या होता है, अगर V और B आपके परपेंडिकुलर हो, V और B अगर आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है। तो अगर V और B
परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर की तरफ फोर्स जो आपके पास होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, वो क्या परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहां पर दे दिया है कि अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आप देखोगे क्यू इस तरफ चल रहा है, अंदर की तरफ देखो फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, और ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसे अपन कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे अपन क्या कहते हैं भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स है। सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। हाँ, मैंने थोड़ी बोला रियल फोर्स है, यहां पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से वो घूम रहा है। यस सर, तो यहां पे सर हम वो इक्वेशन बराबर कर सकते हैं। यस, तो mv²r इज इक्वल्स टू qvb। यस, तो वहां से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो चार फॉर्मूलेज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार फॉर्मूले से आपकी सारे सवाल आ सकते हैं और आपके सारे सवाल बन जाएंगे अगर ये आपको सारे फॉर्मूले याद है r के बारे में। दैट इज r इज इक्वल्स टू mv/qb। सर mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो p/qb मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, 2√2m/k डिवाइडेड बाय qb। k को क्या लिख सकते हैं, यहां से सवाल पूछता है वो, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं q इंटू v। यहां से सवाल पूछता है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, q इंटू v। तो वही मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। मतलब मैं मोमेंटम को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, √2mke, √2mke को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, qv के फॉर्म में, तो वही आपका आ जाएगा वहां पे। ये सर, तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर दी। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछता है, कैलकुलेट द रेडियस। ओके सर। सर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज आपका 2πr/v होता है। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 2πm/qb। यस, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द r एज वेल एज v। रेडियस और वेलोसिटी पे ये आपका डिपेंड नहीं करता है। टाइम क्या होता है, 2πm/qb। ओके सर, समझ में आ गई बात। ओके, f की अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, सर टाइम का उल्टा होता है, दैट इज qb/2πm, दैट इज qb/2πm। ओके, सबको समझ में आ गई बात। यस सर, सबको बात समझ में आ रही है। यस, टाइम पीरियड कवर हो गया, रेडियस कवर हो गया, फ्रीक्वेंसी कवर हो गया। यस, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है, लेकिन ये स्पीड चेंज नहीं करता। इट डज नॉट चेंज द स्पीड। मतलब अगर आपसे स्टार्टिंग की स्पीड पूछूंगा और आपसे बाद की स्पीड पूछूंगा तो वो आपकी सेम होगी। यस सर, वो हमारी सेम होगी। स्टार्टिंग की स्पीड और एंड की स्पीड हमारे पास सेम होगी, क्योंकि ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। यस, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वर्क डन विल बी जीरो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस केस में वर्क डन कितना होगा, इस केस में वर्क डन जीरो होगा। यस, क्योंकि स्पीड ही कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वर्क डन विल बी जीरो। यस सर, ओके, समझ में आ गई। ये कैसा पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। उसकी रेडियस निकाल दी, दैट इज mv/qb निकाल दिया, उसका टाइम पीरियड निकाल दिया, दैट इज 2πm/qb निकाल दिया। सारी चीजें कर लिए। ओके सर, सारी चीजें कर लिए। यहां पे देखो, अगर सर q इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, अगर मैंने एंगल पे अगर q को प्रोजेक्ट किया तो यहां पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये सेकंड केस भी इंपॉर्टेंट होता है एज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी आल्सो। यस, यहाँ पे क्या है भाई साहब, b अपनी इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ आपका b है, v मैंने एक्स एक्सिस की तरफ कुछ थीटा एंगल के साथ दिया हुआ है। तो सर v का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, सर v cos थीटा होगा। इस तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। सर v cos थीटा, तो सर्कुलर मोशन, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा इस कंपोनेंट की वजह से। यस, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। अगर v और b पैरेलल हो गए तो फोर्स जीरो है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका सर्कुलर पाथ करवाएगा। यस, तो आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m v परपेंडिकुलर बाय qb। तो v परपेंडिकुलर क्या था, v sin थीटा, तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू mv sin थीटा बटा qb। यस सर, टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, सर टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो 2πm/qb। ओके भाई साहब, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। लेकिन देखना यहाँ पे ध्यान से, ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, साथ ही साथ आगे भी वेलोसिटी से चल रहा है। सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, साथ ही साथ आगे भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से उसका पाथ जो है वो प्रॉपर सर्कुलर मोशन ना रह के वो हेलिकल हो जाएगा, हेलिकल विद अ कांस्टेंट पिच। कांस्टेंट पिच मतलब दो टर्न्स के बीच का जो आपके पास लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिच।
दो टर्न्स के बीच का दैट इज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज पिच। और इस पिच से सीधा सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच। तो पिच आपके पास क्या होगा सर, पिच इज डिस्टेंस, सो दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। एक पूरे इसमें टाइम कितना लगा सर, दैट इज 2πm/q भी लगा सर। और वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड सर उस डायरेक्शन में कितनी थी सर, v cos थीटा थी। तो पिच विल बी v cos थीटा इनटू 2, v cos थीटा इनटू t, सॉरी। ओके यस, तो ये समझ में आ गया। अगर अपन ने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो तो सर्कुलर पाथ करवाएगा, लेकिन जो पैरेलल वाला है वो साथ ही साथ उसे आगे भी लेकर जा रहा है। तो ये अपनी पाथ कैसी होगी, हेलिकल पाथ होगी, ऐसा हेलिक्स की तरह पाथ होगी विद अ कांस्टेंट पिच। उस पिच की वैल्यू क्या होगी, v cos थीटा इनटू t। t की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2πm/q भी पुट करोगे। यस सर, समझ में आ गई बात। यस सर, ओके, रेडियस समझ में आ गया। यस, तो दो मैंने आपको यहां पे पांच कवर करवा दिए हैं। एक अपना क्या बचता है, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। अगर आपको एनालिसिस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रेजेंस में और बी के भी केस में, अगर आपको एनालिसिस करना है तो लॉरेंट्ज फोर्स की जरूरत होती है, दैट इज Q। दोनों का अपन प्लस करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स को ही अपन लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। उससे मैंने इस फॉर्मेट में लग दिया है Q कॉमन लेके। QE तो आपका फोर्स होता है मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और QVB आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहां पे मैंने कॉमन करके ये लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर लॉरेंट्ज फोर्स। अगर आपको किसी सवाल में देखने को मिले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ है, तो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। यस सर, समझ में आ गई बात। तो यहां पे अपन ने फोर्स के ऊपर पूरी चर्चा कर ली है। फोर्स क्या क्या होता है उसके ऊपर अपन ने पूरी चर्चा यहां पे कर दी है, ठीक है। फोर्स के ऊपर पूरी चर्चा हो गई। यस सर, अभी और बातें करते हैं फोर्स के, थोड़ी और बातें अपने पास होती है। क्या सर, ठीक है, फोर्स की थोड़ी अपने पास और बातें होती है, बहुत इजी होता है ये, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। सर अपन वायर पे क्या फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर आपके पास क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट, पहले अपन ने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल जो मोशन में उसके ऊपर फोर्स लगता था, अभी अपना करंट कैरिंग वायर उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस बी। IL क्रॉस बी, सर वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा था, यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, L क्रॉस बी। सर L क्या है, लेंथ की डायरेक्शन। सर लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन की तरफ। ओके यस, यस सर। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BIL sin थीटा। यहां पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज BIL sin थीटा आपके पास होगा। वेक्टर के केसेस में पूछोगे तो IL क्रॉस B आपके पास आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। सर इस केस में भी आप कह सकते हो कि फोर्स जीरो का भी होगा। सर जब भी करंट जीरो हो जाए तभी। यस सर, जब भी लेंथ और जो आपके पास लेंथ और बी है वो आपके 0 डिग्रीज पे हो या फिर जो आपके 180 डिग्रीज पे हो, तभी ये जीरो हो सकता है। यस सर, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गई तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। यस सर, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। यस, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, IL क्रॉस बी है, L क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना, पहला वेक्टर पहले लिखोगे, क्रॉस करोगे दूसरे वेक्टर के साथ। यस, तो I क्रॉस बी, वहां पे क्या था, Q ब्रैकेट V क्रॉस B, यहां पे क्या है, I ब्रैकेट L क्रॉस B। ओके, सबको समझ में आ गई बात। यस, यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जिससे आपके सवाल बनेंगे। अगर कुछ अजीबोगरीब दिया होगा तो आपको क्या यूज करना है, L इफेक्टिव। L इफेक्टिव मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ आपको क्या यूज करना है, L इफेक्टिव यूज करना है, ठीक है सर। ओके भाई, L इफेक्टिव का फॉर्मूला याद रखो। यस सर, 3 सवाल है, तीनों सवाल करने की आप क्या कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे सर, यहाँ पे भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, I की डायरेक्शन मतलब L की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, B अंदर है मतलब पाम अंदर जाना चाहिए, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स इस तरफ होगा, फोर्स इस तरफ होगा। यस सर, फोर्स इस तरफ होगा। यहां पे देखो B ऊपर की तरफ है, L इस तरफ है, L इस तरफ है, मुझे पाम ऊपर करना है, पाम ऊपर कर सकता हूं। सर बाहर की तरफ, आपके तरफ, हमारे तरफ फोर्स आ रहा है, डॉट की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। यस, यहां पे देखो भाई साहब, यहां पे क्या है सर, ये सर कुछ अजीबोगरीब है, यहां से करंट सर जा रहा है, इस आर्क में जा रहा है, करंट आर्क में जा रहा है, याद रखना यहाँ पे आर्क में करंट दिया हुआ है मैंने, AC आर्क में करंट जा रहा है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है, A से लेकर C पे करंट जा रहा है। सर ये अपन L इफेक्टिव से कर सकते हैं क्या, यस, इसका L इफेक्टिव क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, दिस इज द L इफेक्टिव, दिस इज द L इफेक्टिव। सर ये L इफेक्टिव तो 2R हो जाएगा। यस, L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, L इफेक्टिव की ऐसी कुछ होगी, ऐसी कुछ होगी L इफेक्टिव की डायरेक्शन। तो L इफेक्टिव की डायरेक्शन इधर है, फोर्स कैसे लगेगा,
सर अंदर आपके करना है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सर इस पे मत ऐसे कर देना, इस पे मत ऐसे कर देना, नहीं इस पे थोड़ी फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो पूरा इस पे ही लग रहा है, तो आप ऐसे करोगे ऊपर इस तरफ, ठीक है, तो फोर्स तो इस पे ही लग रहा है। यस सर, समझ में आ गई ये बात। कैसे करोगे, पहले इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एल इफेक्टिव निकाल दो। यहाँ पे सर परपेंडिकुलर है इसलिए आपने को साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, साइन 90 विल बी 1, तो एल इफेक्टिव इस तरफ है, दैट इज 2r, उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो अंदर अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, फोर्स आपका हमेशा इस पे रहता है, ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। तो इसका फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 2BIR, ठीक है, इट विल बी 2BIR, तो मैग्नीट्यूड इसका पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है। एक ही अगर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू IBL इफेक्टिव sin थीटा। एल इफेक्टिव मतलब इनिशियल से लेकर फाइनल तक आप डायरेक्शन बना दो, दैट विल बी योर एल इफेक्टिव। यस, सबको समझ में आ गई ये बात। यस सर, फोर्स ऑन अ क्लोज लूप, सर क्लोज लूप में फोर्स क्या होगा, अरे एल इफेक्टिव भी 0 है वहां पे, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, एल इफेक्टिव भी 0 इसलिए क्लोज लूप पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट है। यस सर, समझ में आ गई बात। यस सर, बात समझ में आती है। अभी अपन देखते हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। अगर दो करंट कैरिंग वायर्स है तो उनपे एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाएंगे। यस सर, क्योंकि इसकी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी इसके वजह से। यस सर, तो यहां पे ध्यान से रखना कि अगर करंट जो है वो आपका सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर इन दोनों, ये जो वायर जो अपन ने लिए थे, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यस, दिस विल अट्रैक्ट। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को, अगर ये है ऐसे दी हुई है, इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ओके सर, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका सिंपल डेरिवेशन होता है एक यूनिट लेंथ फोर्स पे, क्योंकि दोनों आपके पास ये इनफाइनाइट होते हैं, दोनों आपके पास ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, दोनों आपके पास ये इनफाइनाइट होते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकाल सकते हो, इस पे फोर्स फाइंड कर सकते हो, बिल से BIL से निकाल सकते हो। यस सर, B इसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी है, तो दो जो बस अपन ने यूज किया था ना कि BIL का एप्लीकेशन करो और यहाँ पे सेमी मतलब इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन कर दो, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला लिख के बताया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी। 2 पाई डी आपके पास क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। F by L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी। यस, ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस, दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिपेल करते, इनफाइनिटी दोनों है इसलिए इसका इसके तरफ बना सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो इसका इसके तरफ कैसे आएगा, क्रॉस में आ जाएगा, इसका देखो इसका इसके तरफ कैसे आ जाएगा, डॉट में आ जाएगा, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं, एक दूसरे की तरफ अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात सर हमें समझ में आ गई। ओके, यस सर, ये देख लो एक बार अच्छे से, फोर्स के बारे में समझ में आ गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। ओके सर, यस। ओके, अगर पूछता 1 मीटर पे कितना फोर्स है तो एल को आप उस साइड पे ले जाओगे। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। यस सर, समझ में आ गई बात। यस, ये मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिया है कि बायोट सेवर्ट लॉ फॉर अ चार्ज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप क्या कर लो, डी भी नहीं होगा यहाँ पे, इट विल बी सिंपली बी, छोटी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसकी इतनी एप्लीकेशन आपके इसमें तो मैंने देखा नहीं है, इससे सवाल आ गया, लेकिन बायोट सेवर्ट लॉ चार्ज के लिए भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक चार्ज इस तरफ जा रहा है, एक चार्ज उस तरफ जा रहा है, तो अपन उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई QV। QV का टर्म बस यहाँ पे आपको याद रखना है, QV sin थीटा बटा R स्क्वायर। QV sin थीटा बटा R स्क्वायर का टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला बता दिया, ये वाला एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये आपका ये वाला होता है, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई QV sin थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है।
देख लो इधर फोर्स की अपन ने पूरी एनालिसिस कर ली है, यहाँ पे पूरी तरीके से BIL देख लिया है, QVB देख लिया है, दो का करंट कैरिंग वायर्स पे फोर्स देख लिया, फोर्स पर यूनिट देख लिया है, और ये बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर अ चार्ज अपन यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, ओके बड़े भाई साहब आगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब इस चैप्टर की जब भी एंडिंग होगी तभी दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे क्या होते हैं। देखो ये आपके पास क्या है, सर्कुलर लूप है, वैसा सा ही लूप है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होगा, ये भी आपका बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है जैसे सोलेनोइड। कैसे सर आपको पता चला? ऐसे करूंगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, इन दोनों की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हो, सिंपल सी बात होगी। यस यस सर। तो इसमें आपके पास क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इसके तरफ अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग ऑफ n टर्न्स, इसमें n टर्न्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, n टर्न्स मैंने यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर इज इक्वल्स टू NIA। ठीक है, a इज योर एरिया वेक्टर। सर इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ पे भी सर राइट हैंड थंब रूल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सर इस केस में। यस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और m की डायरेक्शन इस केस में सेम ही होगी, दैट इज इस तरफ। यस, दैट इज इस तरफ, एरिया वेक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, NIA, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके सर, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। सर सारा ही आप राइट हैंड थंब रूल से करवा रहे हो? यस सर, सारा ही राइट हैंड थंब रूल से करवा रहा हूं। ओके सर, समझ में आ गई बात? यस सर। यहां पे देख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, सवाल पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है सर, ये देख लो, ये अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखना यहाँ पे ध्यान से, ये इस तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस में मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा। यस सर, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्रॉस में आ जाएगा। यस, देख लो यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे करंट क्या होता है सर, दैट इज Q/T। तो Q/F में करंट को लिख सकता हूं। यस, और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे n टर्न्स है क्या, नहीं सर एक ही टर्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I into A। अगर n लूप्स थे तो n का टर्म था, यहाँ पे क्या हो जाएगा I into A। इसका रेडियस क्या मैंने पकड़ा है, r पकड़ा है, तो A विल बी पाई r स्क्वायर। ओके सर, तो यहाँ पे देख लो EF मैंने पकड़ लिया, पाई r स्क्वायर पकड़ लिया। तो यहाँ पे F का मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, F की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ओमेगा बराबर 2πf, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। तो F आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π। यस सर, ओमेगा बाय 2π आ गया। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तो ओमेगा के टर्म में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, ई ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2, ई ओमेगा आर स्क्वायर बटा 2 आपके पास आ जाएगा। सर अगर V के केस में अपन कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो V के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ई वी आर बटा 2, EVR बटा 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, EVR बटा 2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सीधा यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से EVR/2 होता है, उसे डिराइव करके बताइए। तो उसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से होगा। सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सी लॉजिक बस मैंने यहां पे यूज किया है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf और v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ये आपको याद होना चाहिए। यस सर, इस केस में। यस सर, अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं ऊपर नीचे से m से मल्टीप्लाई करता हूं तो L इज इक्वल्स टू mvr, आपने फॉर्मूला देखा होगा बोर की क्वांटाइजेशन, जो अपन E इज इक्वल्स टू mvr अपन ने फिजिक्स में ही देखा हुआ है भाई, क्वांटाइजेशन में एंगुलर मोमेंटम का। तो mvr का ये आ जाएगा L। तो ये देखो आपका m/L इज इक्वल्स टू E/2m। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। L आप सब्स्टिट्यूट करके यहां पे लिख सकते हो, m/L इज इक्वल्स टू E/2m, दैट इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस केस में आता है इलेक्ट्रॉन का 8.8 into 10 to the power समथिंग आपके पास देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपन यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की मास पुट कर सकते हैं, तो 8.8 into 10 to the power आप निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू Q/2m। यस सर, दैट इज इक्वल्स टू E/2m। E मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस कर रहा हूं। यस सर,
यस सर, इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है सर। ओके, गायरोमैग्नेटिक रेशियो समझ में आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आ गया, EV/2 या फिर E ओमेगा R²/2। यस सर। इस केस में अगर मैं L को क्या लिख सकता हूं भाई, L को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे बताना जरा सर। L को अपन I ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, L को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला और एक रूप में आपको क्या देखने को मिल सकता है, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा स्क्वायर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू I ओमेगा स्क्वायर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/2 I ओमेगा स्क्वायर। यस यस। तो इसके चांसेस बहुत कम है, याद अगर प्रूफ करने पूछा तो ही याद रख सकते हो, वरना इससे सवाल नहीं आएंगे। वो सवाल आप 11th वगैरह मतलब जेईई नीट वगैरह के इसके सवाल आते थे, अगर एक डिस्क है अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर आई और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला आता था ये वाला, तो वो आपका थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, इसलिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डेरिवेशन में ऐसा पूछता है तो अपने को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। यस सर, ये बात हमें समझ में आती है। मैग्नेट, ये हमें समझ लिया कि बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। समझ में आ रही है भाई साहब बात। यस सर, ये अपन ने कवर कर लिया था। यस सर, उसके बाद जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट की बात मैं खत्म करता हूं, वैसे आता है टॉर्क का टॉपिक। टॉर्क का टॉपिक चालू हो जाता है, बच्चे होते हैं कि भाई इसका अपने को प्रूव करना होता है कि सर आप कॉइल से प्रूव मत कीजिए, रेक्टेंगुलर लूप से प्रूव कीजिए। तो रेक्टेंगुलर लूप का मैंने यहाँ पे प्रूफ दे दिया है, तसल्ली से आप इस प्रूफ को देख सकते हो, पॉज करके तसल्ली से देखना इस प्रूफ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये मैंने शीट कुछ इस तरफ रख दी है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ है, ठीक है। तो इसका वेक्टर क्या होगा सर, इसका m इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में है, या फिर अपन I भी यूज कर सकते हैं, I इस तरफ है तो इस तरफ हमारे पास होगा, यस, इस तरफ होगा, यस। तो आपका m इस तरफ है और ये b इस तरफ है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यस सर, यस सर। अगर ये आपका जो कॉइल है वो इस तरफ एक लाइन है, मतलब एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये जो छोटी डिस्टेंस है उसे मैं b बोल रहा हूं और जो बड़ी डिस्टेंस है उससे मैं a बोल रहा हूं। तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट होगी, और इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट होगी। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों एंगल थीटा ही बना रहे, ये और ये दोनों एंगल थीटा ही बना रहे, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, मतलब यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, कपल का केस हो जाएगा। यस सर। पहले देखो, अगर मैं इस वायर को एनालाइज करता हूं, इस वाले वायर को, तो टॉर्क वन मैं क्या लिख सकता हूं सर, फोर्स ऑन दिस पार्ट जो टर्निंग इफेक्ट कॉज करेगा इज इक्वल फोर्स इनटू a/2। सर आपने यहाँ पे a/2 क्यों लिया, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंटर से मैं टॉर्क ले रहा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा a हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यस सर, ये हमारा a/2 हो जाएगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 मैंने कर लिया। फोर्स की वैल्यू क्या होगी सर, ये फोर्स है, यस सर, इस तरफ है फोर्स, ये देखो इस तरफ है, यहाँ की ये देखो फोर्स की तरफ हाथ रखा, फोर्स की तरफ हाथ रखा मतलब करंट की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मतलब फोर्स हमारा बाहर की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसी घुमाने की कोशिश करेगा। यस, तो ये क्या होगा, BIL sin थीटा। तो सर ये L आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल b। यस, तो ये स्मॉल b मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यस सर। तो टॉर्क वन मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क वन की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली नीचे का अगर आप देखोगे तो नीचे पे भी टॉर्क लगेगा, नीचे पे भी टॉर्क लगेगा। यस सर। तो नीचे का भी लेंथ सेम है, इस पे ऊपर भी देखो इस तरफ आपका करंट है और b आपका कुछ ऐसा बाहर आ रहा है ऐसा, तो इस तरफ कुछ आपका फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी टॉर्क की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि भाई फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, दोनों एंगल थीटा ही बना के बैठे हैं, तो दोनों पे टॉर्क भी सेम लगेगा एज पर द सेंटर। यस, तो नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क विल बी IAB sin थीटा। सर AB sin थीटा विल बी एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज AB। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, IAB sin थीटा, IAB sin थीटा, ठीक है, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यस सर, एरिया क्रॉस सेक्शन। सर I इंटू A क्या होता है, दैट इज M, तो ये क्या आ जाएगा, MB sin थीटा। देखना है यहाँ पे b sin थीटा आ गया, आपका प्रूफ मैंने कर दिया। सर हमारे बुक में तो इसका n का टर्म आता है, उन्होंने n नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लिए होंगे, मैंने टर्न्स बराबर क्या लिया हुआ है, मैंने n बराबर 1 यहाँ पे ले लिया हुआ है, एक ही टर्म मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो मेरा क्या आ गया, IAB sin थीटा। I इंटू A क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी MB sin थीटा। यस सर, या फिर मैं उसे M क्रॉस B लिख सकता हूँ।
ये आपको भाई सिंपल एज इट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी देखने को मिलेगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b देखने को मिलेगा, यस सर, या फिर mb sin थीटा देखने को मिलेगा, यस। अगर साइन 90 में रखता हूं तो सर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी mb। अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री लिखता हूं तो वो आपका टॉर्क 0 हो जाएगा, यस। अगर टॉर्क जब भी मेरे पास आता है तभी मेरे पास क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, दैट इज माइनस mb cos थीटा, ठीक है, यस। ओके, समझ लिया बेटा सारा, ये सारा समझ में आया आपको एक साथ, यस सर, ये हमें एक साथ समझ में आ गया। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश की है सिंपल टॉर्क के लॉजिक से, और आपको फॉर्मूला एट द एंड याद रखना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा या फिर m क्रॉस b, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m डॉट माइनस m डॉट b या फिर mb cos थीटा। ओके सर, समझ में आ गई बात, यस। तो टॉर्क का भी अपन यहाँ पे कवर किया है और मैग्नेटिक मोमेंट की भी अपन ने यहाँ पे बात कंप्लीट कर दी है। टॉर्क का मैंने डेरिवेशन लिखा हुआ है, आई होप आप अच्छे से देख के समझ पा रहे हो, यस, ठीक है, यस सर। बढ़ते बेटा अपना अभी लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इमेज को लोड होने दो, यस, इमेज आ चुकी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके पास ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक कलरफुल डायग्राम मैंने लिया हुआ है जिससे आप समझ सके। यहाँ पे क्या होता है भाई, करंट कैरिंग कॉइल होती है, तो ये जो इसका प्रिंसिपल है वो पूछा जा सकता है, दैट इज टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, इससे अटैच आप देख सकते हो एक स्प्रिंग अटैच्ड है, अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो ये हिलेगा, इसके वजह से ये स्प्रिंग हिलेगी और स्प्रिंग की वजह से ये पॉइंटर भी पूरा हिल जाएगा, यस सर। तो ये पॉइंटर की वजह से हमारा डिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा, डिफ्लेक्शन या फिर हमें यहाँ पे रीडिंग हमारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्प्रिंग पे भी कुछ तो टॉर्क लेगा, यस सर, स्प्रिंग पे भी कुछ तो टॉर्क लेगा, यस। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया है, पूछा जा सकता है सवाल थ्योरेटिकल पेपर्स में। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज होता है, क्योंकि मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, अपना फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू बीना साइन थीटा। तो हमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा 90 डिग्री बना के रखनी है, इसलिए अपन यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी रेडियल हो सके और थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो सके, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या होता है, नेट टॉर्क को बैलेंस करो। ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में टॉर्क आ जाएगा उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से, और उसका कांस्टेंट होता है दैट इज c, दैट इज योर टॉर्शनल कांस्टेंट। आप इसे k भी लिख सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे c लिखा हुआ है, दैट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। तो टॉर्क ऑन दिस स्प्रिंग इज इक्वल टू टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, दैट इज b ना, यस सर, ओके सर, ये आपने बराबर कर लिया, यस सर, यस, ठीक है। तो थीटा इज द डिफ्लेक्शन एंड c इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको दो टर्म्स याद रखने होते हैं, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा पर आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट आपको देखने को मिलता है, दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बैन बाय के या फिर c आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने c लिखा हुआ है टॉर्शनल कांस्टेंट के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू, मतलब करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू बैन बाय c, ओके सर, ठीक है, यस। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिलता है दैट इज फिगर ऑफ मेरिट, जो कि आपका गैल्वेनोमीटर के लिए डिफाइंड होता है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का ही उल्टा होता है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, बैन बाय c था, तो फिगर ऑफ मेरिट के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c बाय बैन हो जाएगा, ठीक है। इट इज द रिवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी, जो कि ये गैल्वेनोमीटर के लिए डिफाइन करते हैं। ये अपन किसके लिए डिफाइन करते हैं, गैल्वेनोमीटर, या अपन एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट वगैरह आपको कैलकुलेशन भी कभी कभी प्रैक्टिकल्स वगैरह में पूछ सकता है, तो इसका क्या होता है, ये होता है। या फिर आप आई पर यूनिट डिफ्लेक्शन अपन यहाँ पे कर सकते हैं, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज फिगर ऑफ मेरिट एंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज योर करंट सेंसिटिविटी, यस। उसके बाद अपन देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट विल बी बैन बाय CR, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस का टर्म आ जाएगा, बैन बाय CR। इसका क्या होता है, बैन बाय CR होता है, यस सर। आपको अभी सवाल पूछा जा सकता है कि सर मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाऊं कैसे, तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए तो करंट सेंसिटिविटी मेरे पास इंक्रीज होगी, यस सर, करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने की बात करूंगा, तो अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो एज द नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज, द लेंथ विल आल्सो इंक्रीज, एंड एज द लेंथ विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो नीचे ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन कांस्टेंट।
तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहती है। ये एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे आपने वो नहीं लाया, दैट इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन और एमीटर कन्वर्जन, एमीटर में कन्वर्ट करना और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, वो मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही एज इट इज बता दूंगा। यस सर, ठीक है, यस। तो अपन यहाँ पे कवर कर लिया है मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ अपना ये पूरा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। यस, तो लास्ट स्लाइड देख लो भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो इसने अच्छे से आपने ये सेशन कंप्लीट किया होगा। यस, तो बड़ा सेशन था अपना, इसलिए जो लास्ट तक टिके हुए हैं वो कमेंट में लिखना, सर पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने। ओके, तो इसकी थैंक यू के बाद अपन क्या बात करेंगे भाई? सर इसके बाद तो चैप्टर खत्म हो गया है। यस, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बोर्ड्स के लिए भाई साहब, अच्छे से करना। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस जो माइंड मैप जिसने बहुत अच्छे से देखा होगा उसको तो भाई कोई कुछ हार्ड नहीं लगेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो यही मेरी बात होगी मेरे तरफ से। क्या सर, रिवाइज करिए इस माइंड मैप को एक बार, माइंड मैप को एक बार रिवाइज कीजिए, या फिर आपकी जो नोट्स वगैरह आपने जिससे भी बनाए हुए होंगे वो रिवाइज कीजिए एक बार, और फिर क्वेश्चंस पे सीधा अटैक कर दीजिए। एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सर जो आपने बताया था और सर जो हमारे टीचर्स ने बताया था उसमें से ही सवाल देखने को मिलते हैं, बस हमें अच्छे से अप्लाई करने पड़ते हैं। यस, तो यही था बेटा अपना पूरा मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू लाइक द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही बेटा न्यू वीडियोस और माइंड मैप्स के लिए, फॉर मोर माइंड मैप्स, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड